गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमने पिछले टर्म में चैप्टर 7 अभी हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले टर्म में हमने चैप्टर 7 का ही कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा था। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी ऐसा कुछ बोर्ड पे समझने वाली बात है ही नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है इसमें कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, जू क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वीडियो में, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क। National Park is a large protected area where flora, fauna, landscape and historical objects of an area are protected. National Park गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें इन सभी चीज़ों को, फ्लोरा, फोना एंड लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इट इज़ एन एरिया विद scenic beauty and has many types of ecosystems and diverse habitat and like forests, rivers, ponds, grasslands, etc. It is spread over many miles. बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। जैसे मैंने पिछली बार उसमें पढ़ाया था आपको कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। जू में एक एनक्लोजर होता है, एक जेल जैसा होता है जिसके अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको एक वाइल्ड एनिमल का जो हैबिटेट होता है वहाँ उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन वो मैन मेड होता है। अब नेशनल पार्क जो होता है वो इतना बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर की एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। एनिमल्स, प्लांट्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, लैंडस्केप सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन ए नेशनल पार्क एनिमल्स लिव इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट. National parks are used for research and educational activities and for enjoyment of nature. People can visit national parks with certain restrictions to see the wild animals. पीपल जो होते हैं, लोग नेशनल पार्क घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको कुछ इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस होती है कि वो नेशनल पार्क में नहीं कर सकते। हंटिंग अलाउ नहीं होती और शायद कुछ जगह पे फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं होती। अनछट चीज़ें वहाँ खाना पीना अलाउ नहीं होता, आप उस तरह से फेंक नहीं सकते हो वहाँ पे। तो वहाँ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसमें कि आप नेशनल पार्क की विजिट कर सकते हैं। अ नेशनल पार्क इज अ restricted area and so many people can live and either by paying a visitor ticket or by an approved letter from the governing body. The visitors can observe the national park from inside a vehicle only. विजिटर्स जो होते हैं वो या तो गवर्नमेंट के, मान लो कोई एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट से इनकी थोड़ी सी सिफारिश लेके, पहचान लेके आते हैं तो उनको उनका कार्ड देना पड़ता है, अदरवाइज टिकट परचेज करना पड़ता है नेशनल पार्क में घूमने के लिए। और नेशनल पार्क में पैदल घूमना अलाउ नहीं होता है क्योंकि कोई भी एनिमल जो है किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए वहाँ की जो वहीं की टैक्सीज होती हैं, जीप होती है, खुली जीप होती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी में ही विजिटर जो है विजिट कर सकता है नेशनल पार्क का। All human activities like collection of firewood, timber, fruits, etc. totally prohibited. इन चीज़ों को totally banned होता है, इनका वहाँ अलाउ नहीं होता है। The fauna of this park include many types of animals: tiger, leopard, सांबर, चीतल, नीलगाय, four horned antelope, चिंकारा, wild boar, wild dog, bear, black buck, fox, and porcupine, flying squirrel, mouse, deer, Indian giant squirrel, etc. It also has many types of birds like hornbill and peafowl. मतलब इस तरह के कितने सारे एनिमल्स होते हैं जिनको इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। The flora consists of mainly sal, teak, tendu, mahua, bell, bamboo, grasses and medicinal plants. Satpura National Park also has rock shelters which are of prehistoric time and give evidence of existence of prehistoric human beings. सतपुरा रेंज जो है, जहाँ नेशनल पार्क है सतपुरा में, वहाँ पे कुछ प्री हिस्टोरिक, बहुत पुराने जमाने के कुछ इस तरह के वो बने हुए हैं जो कि रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं विच आर प्री हिस्टोरिक टाइम एंड गिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन बींग्स। मतलब वो क्या एविडेंस देते हैं कि पहले आदमी जो है, ह्यूमन बींग जो है, उनमें किस तरह से रहता था। द रॉक पेंटिंग्स इन दीज शेल्टर्स dappled figure of animals and men hunting, dancing and playing with musical instruments.
A total of 55 rock shelters have been identified in this area. वो जो रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं, पत्थरों के शेल्टर्स बने हुए हैं, उन पे बहुत सारी तरह की कोई डांस करते हुए, म्यूजिक करते हुए, कोई हंटिंग करते हुए पेंटिंग्स बनी हुई है। उससे मालूम चलता है कि पहले के टाइम में, उस टाइम में, प्री हिस्टोरिक टाइम में ह्यूमन बींग्स किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज करते थे। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क का कंपैरिजन दे रखा है। ये अपने आप पढ़ना, मैं आपको तीनों चीज़ अलग अलग बताई चुकी हूँ, इसमें इसका सिर्फ तीनों चीज़ का कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government of India in 1973 to protect the tigers in the community. एक्चुअली क्या है, टाइगर्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं, बहुत कम इनकी संख्या बची है अपने जंगलों में। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1973 में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको टाइगर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। टाइगर इज वन ऑफ द वाइल्ड एनिमल दैट एग्जिस्टेड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट। दीज आर nearly 1 lakh tigers in the world about a century ago. At present there are only about 3200 tigers. देखिए, एक सेंचुरी पहले, मतलब 100 साल पहले 1 लाख टाइगर थे वर्ल्ड में, और अब ये टाइगर संख्या धीरे धीरे कम होती क्योंकि लोग हंटिंग करते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चुना गया है। और इसमें अब टोटल रह गए 3200 टाइगर दैट हैव रिमेन्ड. It is because tigers were hunted for their beautiful skin, claws, body parts and other reasons. They were hunted just for thrill as they were popular game animal and were hunted for prestige and displaying their skins as trophies. देखिए, इनको क्यों हंट किया जाता है, इनके स्किन के लिए, इनके टीथ के लिए ट्रॉफीज बनाई जाती है इनके स्किन से। तो इस तरह से अब इनकी हंटिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है जिससे कि इनकी संख्या को बचाया जा सके, क्योंकि ये धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आने लगे हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है, जो धीरे धीरे बिल्कुल डिसअपियर होते जा रहे हैं। With the cutting of forest and their natural habitat getting destroyed, their number got diminished further to an alarming rate. It was then the Project Tiger was launched. जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे अब इनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा है प्रोजेक्ट ये टाइगर्स का, तो धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स एंड सेव देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन. इट वाज डन टू एंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. Satpura Tiger Reserve is a part of the Satpura National Park where tigers are present in their natural environment. There has been a significant increase in the population of tigers in this tiger reserve over last few years. सतपुरा रेंज में, सतपुरा नेशनल पार्क में अब उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि अब इनको टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर गवर्नमेंट के उसमें इनके मेंटेन किया गया है, इनके नंबर्स को धीरे धीरे इनका रिप्रोडक्शन कराया गया है, धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाया गया है. At one point of time, Satpura Tiger Reserve was full of wild animals like lion, elephant, wild buffaloes and बारहसिंगा. मतलब कभी एक टाइम ऐसा था जब सतपुरा रेंज में कितने सारे एनिमल्स थे, but over a period of time their number kept reducing. For some animals the number is at such a low level that they might get extinct. Extinct का मतलब होता है कि जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, disappear हो चुके हैं. If immediate measures are not taken to protect them, such animals are called endangered animals. अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वाकई में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और इस तरह के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल्स कहा जाता है. एंडेंजर्ड एनिमल्स are the one whose number has diminished to a very low level and they may face extinction if not conserved. Endangered animals वो एनिमल्स होते हैं जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. The natural habitat of these animals are shrinking due to their habitat getting destroyed or altered due to changes in the environment. It is not the big animal that face extinction, but small animals are in more danger of being extinct. At times, small animals like rats, snakes, bats and lizards are killed without realizing that by killing them, and the whole food chain and food web get disturbed.
ईच एनिमल बिग और स्मॉल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। हम सोचते हैं कि बड़े एनिमल्स को मारने से ही वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, नहीं, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, रैट है, स्नेक है, अगर इनको भी धीरे धीरे मारते जाएंगे इनकी संख्या कम होती जाएगी। तो पता है क्या, फूड वेब जो होता है ना हमारा, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है पूरा जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करता है। इस एनिमल ने इस एनिमल को खाया, इस एनिमल ने इस एनिमल को खाया, तो एक पूरा फूड वेब बन जाता है। और वो फूड वेब में से अगर एक पार्ट हटा दिया जाए तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हर छोटा एनिमल हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Just by being small in size does not mean their role is less important. Their extinction can lead to disastrous changes in an ecosystem. Endangered animals have been categorized by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). ठीक है, red list is the animals that are likely to become extinct. Some example of endangered animals are snow leopard. अब कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि endangered animals कौन से हैं जो कि अगर हम उनको कंजर्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। इसमें नाम आते हैं स्नो लेपर्ड का, ग्रेट इंडियन राइनोसरस, एशियाटिक लायन, डेजर्ट कैट, लायन टेल्ड मैकेक, फ्लाइंग स्क्विरल एक्सेट्रा। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एक अपने पास रेड डाटा बुक करके एक गवर्नमेंट ने एक ऐसी बुक बनाई है जिसमें सारे जितने भी एक ऑफिशियल बुक होती है और उसमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, एंडेंजर्ड एनिमल्स की भी होती है और एक्सटिंक्ट एनिमल्स की भी होती है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने बनाया है इसको। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द थ्रेट स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसे प्लांट्स और एनिमल्स सभी की ही इंफॉर्मेशन दी जाती है। इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्जेंसी एंड द स्केल ऑफ कंजर्वेशन नीडेड and for the species it gives number of the declined population of species so that conservation strategies can be planned at the local level by concerned authorities। मतलब इसमें ये भी लिखा गया है इस बुक में कि कौन सा एनिमल ऐसा है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसको क्या है उस बुक में पढ़ के जो गवर्नमेंट होती है या उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं जो इसी चीज़ का काम करते हैं, वो सब ये देखते हैं कि कैसे हम इस स्पीसीज को कंजर्व करें, कैसे उनका हम प्रोटेक्शन करें। अब अगला टॉपिक आता है अपना माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू another place at a specific time of the year and return to their home land when condition become favorable. It is often seen in a number of birds present in very cold and very hot regions. आप लोगों ने माइग्रेशन का नाम तो सुना होगा वैसे, कि माइग्रेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जब वहाँ पर उनके लिए कोई फेवरेबल कंडीशन ना बचे और वहाँ जाकर वो थोड़े दिनों के लिए सरवाइव करते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। और फिर जब वापस जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ की कंडीशंस वापस उनके अकॉर्डिंग हो जाती है तो वो वापस वहाँ आ जाते हैं। इसको बोलते हैं माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड रेयरिंग ऑफ यंग वंस। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स टेक्स प्लेस बिफोर द onset of severe conditions to a region that has favorable condition for them। मतलब जब सीवियर कंडीशन को होता है अब तो आप मर ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उनको माइग्रेट करना पड़ता है दूसरे रीजन में। आपने सुना होगा घना बर्ड सेंचुरी का नाम सुना है आपने, वहाँ पे विंटर्स के टाइम पे जनवरी फरवरी में साइबेरिया से क्रेन्स आती हैं और वो पता है हज़ारों मील की फ्लाइट करती हैं, तब वो यहाँ आती हैं क्योंकि वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी जो भी है उनके फेवरेबल नहीं होता है और यहाँ आके वो उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और यहाँ 1.5-2 महीने रहती है। बहुत टूरिस्ट देखने जाते हैं उनको घना बर्ड सेंचुरी में और जब उनको वहाँ फेवरेबल कंडीशंस हो जाती है जहाँ की वो रहने वाली है तो वो वापस फ्लाइट कर जाती है वहाँ पे, तो ये हज़ारों मील फ्लाइट करती हैं ये, तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। At times they cover very long distances, maybe thousands of miles away for new feeding grounds, laying of eggs and taking care of young ones as the weather in their natural habitat becomes very severe। For example, Siberian crane, देखिए इसमें आ गया, migrate to India every year when it becomes very cold in Siberia। साइबेरिया में इतनी ज़्यादा ठंड जाती है कि बर्फ हो जाती है वहाँ पे, तब वो लोग यहाँ पर आ जाती हैं। ज़्यादातर साइबेरियन क्रेन घना बर्ड सेंचुरी में आती हैं और वहाँ पर वो 1.5 से 2 महीने वहाँ रहती हैं और फिर जब वहाँ पर उनकी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो वापस वहाँ माइग्रेट कर जाती हैं।
अब अगला टॉपिक है अपना रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर आपको पता ही है किससे मिलता है, ट्री से मिलता है। अब एक ट्री को अगर हम 17 फुल ग्रोन ट्री यूज करते हैं तो हमको 1 टन पेपर मिलता है। 1 टन पेपर के लिए 17 ग्रीन बड़े बड़े ट्रीज को काटना पड़ता है। आप सोचिए, आप लोग बार बार कहा जाता है सेव पेपर, आप एक पेपर पे लिखते हो, उसमें इतनी जगह खाली छोड़ देते हो, काट के फेंक देते हो। नहीं, पेपर को बिल्कुल बहुत जुडिशियसली यूज कीजिए, क्योंकि पेपर को बनाने के लिए पेड़ों को काम में लिया जाता है, और पेड़ जितने धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो आपके पास पेपर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए पेपर का जो यूज्ड पेपर होते हैं उनको भी वापस रिसाइकलिंग में डाल दिया जाता है, जिससे उसका वापस पेपर बन जाए, तो हमको ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है ना। वी शुड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर बाय सेविंग पेपर। वी ऑल्सो सेव द फॉलोइंग। वी सेव ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। We save a lot of water as paper making needs a lot of water. We save a lot of electricity. Paper making process involves many machines which work on electricity. Amount of harmful chemicals which are used in paper making also get reduced. अगर पेपर को बचा कर रखेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो इतने सारे फायदे हमको होने वाले हैं उससे। ठीक है। अब रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब समझ ही रहे ना कि जो फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो गया है, जो कटिंग हो गई है फॉरेस्ट की, उसको वापस रिफॉरेस्ट में कैसे चेंज किया जाए, तो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन कैन बी डन बाय, देखिए क्या क्या है इसमें, प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिवाइव द फॉरेस्ट। द प्लांटेड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट should generally be of the same species that are present in the forest and which have been destroyed over a period of time. By planting at least same number of trees as have been cut in any part of the region. For example, to make a street, if some trees have been cut, then at least an equal number should be planted at suitable place, like in the gardens on the side roads of any specific region. बहुत कहा जाता है आपको कि जितने पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है ना। For quick reforestation, intense large-scale plantation of trees is done on the available land. Also, fast-growing trees are raised using modern forestry techniques. The Forest Conservation Act made by government aim at the preservation and conservation of natural forest. Forest को बचाने के लिए तो हमें जो करना चाहिए वो मतलब हमको हम जितना कर सकते हैं वो काम है हमारे लिए, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमको सब कुछ मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो हमको ऑक्सीजन मिलती है, जिससे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन। दूसरी चीज़ हमें मेडिसिन मिलती है, फूड मिलता है, हमें कितनी चीज़ें मिलती है, टिम्बर मिलता है, फर्नीचर मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर हम पेड़ों को बचा के रखेंगे तो ये चीज़ें हमें फ्यूचर में मिलती रहेंगी। अदरवाइज पेड़ों का अगर जुडिशियस यूज़ नहीं किया तो इन चीज़ों को धीरे धीरे हम खो देंगे। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपने आप पढ़िए, मल्टीपल चॉइस आप अपने आप पढ़िए, ट्रू फॉल्स, fill in the blanks, match the following, very short answer type questions and short answer type questions. ये सारे मैं आपको वर्कशीट में दूंगी। लॉन्ग आंसर्स आपको अपने आप करने हैं। लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो सब शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इनमें सब में आए हुए होते हैं, तो सब मिला मिला के लिखने होते हैं। आप अपने आप लिखेंगे और मुझे टाइम पे अपना काम सेंड करेंगे। ठीक है। ओके, बाय।